गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और सीबीएसई की पढ़ाई, बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आपकी सहायता के लिए आरोह पद्य भाग की दूसरी कविता को लेकर उपस्थित हैं। कोशिश है मेरी आपकी सहायता में कुछ अंश मेरा भी हो। आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही या आ रही है, जैसा भी है, प्लीज़ फिर से निवेदन है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके समाधान का प्रयास करूंगी। कविता को जानने से पहले कवि को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको जाने बिना कविता को जानना बिल्कुल नामुमकिन है। बच्चों, आलोक धनवा का जन्म, आज हम उनके जीवन परिचय पर बात कर रहे हैं और उनकी कुछ रचनाएं संक्षिप्त में उनका वर्णन मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। संभवतः इसमें से एक प्रश्न, 1 या 2 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। 2 जुलाई 1948 को इनका जन्म हुआ बिहार में मुंगेर जनपद में, और गांव का नाम था बेलबेहमा गांव। इन्होंने कविता को एक नई पहचान दी। सामान्य व्यक्ति के जीवन से गुजरी हुई इनकी कविताएं उनके हृदय को छू गईं, क्योंकि सामान्य से सहज शब्दों में जनजीवन की, मध्यम वर्ग की पीड़ा को, निम्न वर्ग की पीड़ा को सहज मन से अभिव्यक्त कर दिया इन्होंने। ऐसा लगा कि इन्होंने उनके बीच जाकर उनकी वेदना को देखा है। उसी जीवन को जीते हुए इन्होंने जो कुछ अनुभव किया वो लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां। इनकी एक कविता ब्रूनो की बेटियां बड़ी मर्मस्पर्शी और करुणा से भरी हुई है। आपको कहीं मिले तो आप जरूर पढ़ें। अब एक नया प्रश्न, इनकी पहली कविता कब छपी थी? 1972 में इनकी पहली कविता छपी थी, और उस पत्रिका का, उस मैगजीन का नाम था जिसमें छपी थी वाम मैगजीन में, वाम पत्रिका में 1972 में। इनकी रचनाओं की विशेषता है कि इनकी कविताओं के अंग्रेजी और रूसी भाषा में अनुवाद किए गए हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की कविताओं को पहचान मिलना एक बहुत बड़ी बात है बच्चों, जो आलोक धनवा में थी। इनके एकमात्र कविता संग्रह है, क्योंकि इन्होंने अधिक नहीं लिखा। इन्होंने क्वालिटी देने का प्रयास किया, क्वांटिटी नहीं। अधिक नहीं लिखा, पर जो कुछ लिखा वो स्वर्ण भस्म है। तपाकर बनाया हुआ सोना, गलाकर बनाया हुआ और उसका भस्म, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है, जो हमारे हृदय को भी व्यक्त करता है और मस्तिष्क को शुद्ध और पवित्र करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे जाता है। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र कविता संग्रह है। इस कविता संग्रह में बहुत सी रचनाएं हैं। प्रत्येक रचना ने जनता के मन को छुआ, यानी बहुत प्रभावित किया। स्वयं के बारे में इन्होंने जो कुछ लिखा है बहुत अद्भुत है। अधिकतर कवि अपने बारे में नहीं लिखते, लेकिन आलोक धनवा ने लिखा। इनमें कोई अहम भाव नहीं है, आप समझ जाएंगे। ये लिखते हैं, मैं इत्तेफाक से कवि हूं, यानी बाय चांस मैं कवि बन गया। कैसे? मेरा गांव बेलबेहमा, बिहार में मुंगेर जनपद में मेरा गांव बेलबेहमा चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और पहाड़ों से गिरती हुई छोटी छोटी नदियां मेरे गांव में बहती हैं। पहाड़ों से घिरे हुए उस गांव में छोटी छोटी नदियां उतरती हैं, उतर कर बहती हैं। मुझे मुंगेर जनपद के पहले स्कूल में, जब प्रथम विद्यालय, बचपन में जब एडमिशन मिला, तो वे लिखते हैं
कि वहाँ गंगा पार करके मुझे जाना होता था। गंगा से नज़दीकी मेरी बनी रही, तो वो मेरे हृदय के बिल्कुल करीब है। जो बचपन में बालक गंगा नदी का रोज दर्शन करता रहा हो, उसके जल का स्पर्श करता रहा हो, उसका मन तो बच्चों स्वयं ही पवित्र हो गया होगा। फिर वाणी से जो अजस्र धार फूट पड़ी होगी शब्दों की, वह तो कल्याणकारी ही रही होगी। वह तो सबका कल्याण करने वाली भाषा उनके मुंह से निकली ही होगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। आज हमें नदियों के दर्शन भी नहीं हो पाते। ऐसे प्राकृतिक और सुरम्य वातावरण में कविता रचना तो स्वाभाविक था मेरे लिए। आलोक जी ने लिखा कि वातावरण अपने आप प्रेरित करता है बच्चों, तो मैं कवि बन गया। उन्होंने अपने बचपन की स्मृतियों को संजोते हुए लिखा है कि जहाँ मैं बचपन में पढ़ता था, वहाँ श्री कृष्ण सेवा सदन नाम का एक पुस्तकालय था। श्री कृष्ण सेवा सदन। छोटी सी उम्र से मैं वहाँ पुस्तकालय में जाकर बैठकर पढ़ाई करने लगा। छोटी छोटी किताबों से मुझे जो सामान्य ज्ञान प्राप्त हुआ, विज्ञान का छात्र होने के बावजूद भी उस ज्ञान ने मुझे साहित्य के प्रति रुचि से भर दिया। मेरी साहित्य के प्रति गहरा लगाव बढ़ता गया और मुझे कवि बना दिया। कवि कैसा? जो बड़े से बड़े रहस्यों को सपाट रूप से लिखता है, सहज और सरल भाषा में, अभिधा और लक्षणा के सहारे। आलोक धनवा बार बार अपनी कविताओं में स्मरण करते हैं कि मुझे प्रेरणा समाज और प्रकृति से ही मिली है। सभी को मिलती है, पर मुझे विशेष रूप से प्रकृति माँ ने वरदान दे दिया। अपने आंचल में अपनी लेखनी पकड़ा दी कि लो लिखो, और मैं कवि बन गया। इनकी यह कविता एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है बच्चों, जिसका मैं अगले वीडियो में भावार्थ आपको समझाऊंगी। भावार्थ ही प्रश्नोत्तर निर्मित करते हैं। बहुत सारे हिंट्स, बहुत सारे काव्य सौंदर्य संबंधी आपके प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्शन में मैं लिख रही हूँ। आप उसे अवश्य पढ़ें और कॉपी करके नोट करके रख लें। आपकी परीक्षाओं में डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए अलंकार, प्रतीक, बिंब, ये सब स्पष्टीकरण, शब्द शक्तियाँ, कविताओं में कौन सी पंक्ति में क्या है, ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। जो पतंग कविता हम कल पढ़ेंगे, उस कविता की कुछ विशेषताएं मैं आपको आज ही बता रही हूँ। कविता में शरद ऋतु का, उनके आगमन का, शरद ऋतु के शनै शनै आगमन का बहुत खूबसूरत वर्णन है। बिंबात्मक शैली है। कविता में बच्चों की बाल सुलभ क्रीड़ाओं का, उनके प्रयासों का, उनकी चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। पतंग कविता में शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार पूरी कविता में विद्यमान है। इसके साथ साथ उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकार बीच बीच में स्वाभाविक रूप से आए हैं। उनको लाने का कोई प्रयास कवि के द्वारा नहीं किया गया। ये उनकी विद्वत्ता को दर्शाता है। आलोक धन्ना ने खड़ी बोली कि सहज भाषा का प्रयोग करके बड़ी सहज अभिव्यक्ति हमें दे दी। बहुत बड़ा ज्ञान दे जाते हैं वे। लक्षणा शब्द शक्ति का सहारा बीच बीच में लिया गया है। पंक्तियों को मैं आपको समझाते समय बताऊंगी, और संस्कृतनिष्ठ शब्द भी कहीं कहीं आए हैं जो तत्सम कहलाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको यह कविता पूरे भावार्थ के साथ, भाव, शिल्प, प्रसंग, संदर्भ के साथ समझाऊंगी। आज आप इन कवि को अच्छी तरह समझ लें और इस कविता का पूर्व प्रसंग का जो अनुमोदन मैंने किया है, जो समझाया है आपको, उसे ग्रहण कर लें, उसे कहीं नोट कर लें।
कविता को लाइक करें, पाठ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक आपके मित्रों बच्चों को बताएं जिससे उनको परीक्षा में लाभ हो। बच्चों की सहायता करना मेरा उद्देश्य है। आप सभी खुश रहें। आगे की कविता के लिए कल तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बाय।